गुड इवनिंग, राधे राधे आप सभी को। आज का ये हमारा क्लास नंबर 12 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एक नए चैप्टर अधिगम। अधिगम जिसे हम सीखना भी बोलते हैं, ठीक है। लर्निंग के बारे में हम स्टार्ट करेंगे। ये एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है। चलिए, अधिगम के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि अधिगम होता क्या है। अधिगम अधिगम का संकुचित अर्थ देखें तो इसे सीखना भी कहा जाता है, ठीक है। व्यापक अर्थ में क्या है अधिगम? अधिगम क्या होता है कि व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, है ना। व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। चलिए, व्यवहार देखिए, व्यवहार क्या है? परिवर्तन की प्रक्रिया, है ना। अधिगम में जो व्यवहार संबंधित व्यवहार जो शब्द है, इसको हम किस रूप में देखते हैं? तो परिवर्तन के रूप में देखते हैं ना। व्यवहार में क्या होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है। तभी हम उसको क्या कहेंगे? सीखना कहेंगे। अब यह जो है व्यवहार में हम किस प्रकार से परिवर्तन देखते हैं? तो अभ्यास के माध्यम से देखते हैं, प्रशिक्षण के माध्यम से देखते हैं, अनुभव के माध्यम से देखते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं जिस पर हम क्या करते हैं? अपने व्यवहार को परिवर्तित करते हैं, ठीक है। देखिए, सहज क्रिया क्या है? अधिगम की अगर सहज क्रिया देखें तो अधिगम जो है वह जन्मजात क्रिया, यानी कि जन्म से ही क्या हो जाता है? वह शुरू हो जाता है। मूल प्रवृत्त्यात्मक है। मूल प्रवृत्ति की सहायता से हम क्या करते हैं? अधिगम करते हैं, ठीक है। प्रतिक्रियाएं करते हैं। क्रिया के देखिए, क्रिया के बदले की गई क्रिया, यानी कि किसी कार्य को देखकर हम उस कार्य को करते हैं तो वो क्या हो जाएगी? हमारी प्रतिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। अनुक्रिया अनुक्रिया यानी कि हम किसी वस्तु को, किसी उद्दीपक को देखकर यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो वो हमारी क्या हो गई? अनुक्रिया हो गई। चलिए, आगे देखते हैं। देखिए, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के व्यवहार में हुआ स्थायी परिवर्तन ही क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा, ठीक है। चलिए, अब हम देखेंगे अधिगम की परिभाषा। देखिए, अधिगम की परिभाषा सबसे पहला है मॉर्गन का। मॉर्गन ने क्या क्या कहा है अधिगम के बारे में? अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास अथवा अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। यानी कि जो अधिगम है वो किसके किसके परिणाम स्वरूप होता है बोल रहा है? एक तो अभ्यास के और दूसरा है अनुभव के, ठीक है। और यह एक क्या है? स्थायी परिवर्तन है मॉर्गन के अनुसार। चलिए, अगले मनोवैज्ञानिक हैं गेट्स। देखिए, गेट्स क्या कह रहे हैं अधिगम के बारे में? अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में आया परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। ये क्या किस पे बोल रहा है? अनुभव एवं प्रशिक्षण से, है ना। व्यवहार में यदि कोई परिवर्तन आ रहा है, उसी परिवर्तन को क्या मानते हैं? अधिगम मानते हैं गेट्स, ठीक है। अगले मनोवैज्ञानिक है स्किनर। स्किनर क्या कह रहे हैं? व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है या व्यवहार में अनुकूलन, यानी कि वही है, अनुकूलन का मतलब ही होता है सामंजस्य करना, है ना। तो सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये किसका कथन है? स्किनर का है। और ये जो है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, अगला परिभाषा किसका है? गिलफोर्ड का। देखिए, गिलफोर्ड क्या कह रहे हैं? व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला, देखिए, व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या है? अधिगम है गिलफोर्ड के अनुसार। क्रो एंड क्रो अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। यानी कि हम किस चीज़ का अर्जन कर रहे हैं अधिगम में? आदत का, ज्ञान का, अभिवृत्ति का, ठीक है। किसके अनुसार? क्रो एंड क्रो के अनुसार, ठीक है। एक लास्ट परिभाषा है वुडवर्थ के अनुसार। देखिए, वुडवर्थ क्या कह रहे हैं? नवीन ज्ञान तथा नवीन क्रियाओं के अर्जन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अधिगम कहलाती है। नए ज्ञान की नई नई क्रियाएं, है ना। नए ज्ञान तथा नई क्रिया के अर्जन से, यानी कि उसका हम यदि अर्जन कर रहे हैं तो वही क्या कहलाएगी? अधिगम कहलाएगी। उस प्रक्रिया को क्या मान रहे हैं? अधिगम मान रहे हैं वुडवर्थ।
चलिए अब देखते हैं अधिगम की विशेषता। देखिए सबसे पहली विशेषता है अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। ये तो सही बात है ना। अधिगम आदतों का, देखिए अधिगम आदत निर्माण की क्या है, क्रिया है। तीसरा क्या बोल रहा है, अधिगम अनुभवों का संगठन है। तीसरा क्या बोल रहा है, अधिगम अनुभवों का संगठन है। चौथा, अधिगम प्रशिक्षण एवं अनुभव का परिणाम है। पांचवा, अधिगम कार्य व उत्पादन है। छठवां, अधिगम सार्वभौमिक है, यानी कि सभी जगह होता है। चलिए अगला है सातवां, अधिगम उद्देश्यपूर्ण है। आठवां, अधिगम विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। यह कथन किसका है, सिम्पसन और याकम का। ठीक है। अगला है अधिगम में व्यापकता होती है, यानी कि अधिगम कैसी है, अधिगम की जो प्रक्रिया है वो व्यापक है। ठीक है। चलिए 10वां है अधिगम समायोजन की प्रक्रिया है। 11वां, अधिगम और विकास। देखिए अधिगम और विकास एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। अधिगम और विकास एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। चलिए लास्ट है अधिगम सकारात्मक व नकारात्मक दोनों व्यवहार होता है, यानी कि व्यवहार की दृष्टि से अधिगम जो है वह सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। चलिए अब हम देखते हैं अधिगम के पक्ष के बारे में। चलिए सबसे पहले अधिगम का पक्ष, जिसे इंग्लिश में डोमेन ऑफ लर्निंग कहते हैं। तो लर्निंग डोमेन कितने हैं, तो अधिगम के 3 लर्निंग डोमेन हैं। सबसे पहला है संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा है भावात्मक पक्ष और तीसरा है क्रियात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन भावात्मक पक्ष। ठीक है। क्रियात्मक पक्ष को साइकोमोटर डोमेन कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं संज्ञानात्मक पक्ष में होता क्या है। संज्ञानात्मक पक्ष, देखिए संज्ञानात्मक पक्ष में हो क्या रहा है, व्यक्ति अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं, यानी कि जो भी बालक है वो अधिगम कब करेगा, कैसे करेगा, तो अपने ज्ञान की सहायता से करता है, ज्ञान का उपयोग करके, है ना, अधिगम करता है। दूसरा है गणितीय समस्याओं को हल करना। ठीक है। देखिए गणित की समस्या को हल करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, ज्ञान की आवश्यकता होगी, है ना। तभी क्या करेगा, वह सीख सकेगा उसको। ठीक है। अगला है पजल सॉल्व करना, ये भी क्या है, उसके संज्ञान तर्क, है ना, निरीक्षण, ये सभी चीज़ उसमें करेगा वो। अगला है यह एक मानसिक क्षमताओं का समूह है। देखिए जो संज्ञानात्मक पक्ष में अधिगम करेंगे तो क्या है, एक हमारी मानसिक क्षमताएं हैं, है ना, मानसिक क्षमता को बताती है। ठीक है। जितनी अधिक मानसिक क्षमता होगी हम अधिगम उतना ही जल्दी कर सकेंगे, यानी कि उतने ही जल्दी उस विषय वस्तु को सीख सकेंगे। अगला है संज्ञानात्मक पक्ष में याद करना, समझना, विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना शामिल है। ठीक है। चलिए दूसरा पक्ष है भावात्मक पक्ष। देखिए दूसरा पक्ष भावात्मक पक्ष, जिसे अफेक्टिव डोमेन कहते हैं। इसमें व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर क्या करता है, सीखता है। ठीक है। इसमें क्या करता है, जो बच्चा रहता है वो बड़ों को देखकर सीखता है ना, उनके व्यवहारों को अपनाता है। तो वो क्या है, उसके भावात्मक पक्ष है। यह बच्चों के अभिरुचि, अभिवृत्ति, भावनाएं, संवेदनाएं तथा मूल्यों से जुड़ी हुई है। ठीक है। तीसरा पक्ष जो कि हमारा लास्ट है, क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष किसे कहेंगे, इसमें मांसपेशियों और आंगिक, यानी कि हमारे जो शरीर के अंग हैं उसकी गतिविधि करके, उसका संचालन करके, उसकी क्रियाएं करके हम क्या करते हैं, अधिगम प्राप्त करते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, क्रियात्मक पक्ष कहेंगे। जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाने की क्रिया है ना, तो हाथ से हम क्या करते हैं, उसको करते हैं। साइकिल चलाना, ये क्या है, क्रियाएं हैं, शारीरिक क्रियाएं हैं। ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्रियात्मक पक्ष। चलिए ये थे हमारे 3 पक्ष। अब देखेंगे हम अधिगम के प्रकार। चलिए
अधिगम के प्रकार में सब अधिगम का प्रकार कितना है? तो सबसे पहले प्रकार जो है वह 3 प्रकार है। सबसे पहला क्या है? गामक अधिगम। दूसरा है प्रतिबोधात्मक या संप्रत्यात्मक अधिगम। और तीसरा है संकल्पनात्मक अधिगम, यानी कि कल्पना करके, है ना, कल्पनात्मक अधिगम कह सकते हैं। तो सबसे पहला है गामक अधिगम। देखिए, गामक अधिगम सबसे ज़्यादा कौन करते हैं? तो शैशवावस्था के बच्चे करते हैं। ठीक है, गामक अधिगम जो मोटर लर्निंग है उसको सबसे ज़्यादा कौन करते हैं? तो शैशवावस्था के बच्चे जो कि 0 से लेकर के 5 वर्ष के होते हैं वो सबसे अधिक करते हैं। जैसे कि शरीर की क्रियाओं से संबंधित अधिगम करते हैं। साइकिल चलाना सीखना, ये क्या है? उसके अधिगम है। ठीक है, अनुकरण यानी कि नकल विधि से सीखना, देखना, सिर उठाना, बैठना, चलना, ये सभी क्या है? शैशवावस्था के बच्चों के कार्य हैं। ठीक है, चलिए दूसरा है हमारा प्रतिबोधात्मक या संप्रत्यात्मक अधिगम, जिसे हम कॉन्सेप्चुअल लर्निंग भी कहते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग कब से प्रारंभ हो जाती है? बाल्यावस्था के बच्चों से। ठीक है, बाल्यावस्था के बच्चे जो है वह सबसे अधिक करते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है? बोध के आधार पर, यानी कि हमारे ज्ञान समझ के आधार पर बच्चे मस्तिष्क से संबंधित विषय वस्तु का क्या करता है? छवि बनता है। यानी कि बच्चे के मन में क्या होता है? किसी विषय वस्तु को सीख रहा है तो उस विषय वस्तु के प्रति उसमें क्या बनती है? मानसिक छवि बनती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? प्रयत्न करता है, यानी कि प्रयास करता है, भूल भी होती है ना। तो इस प्रकार से प्रयास करके और भूल विधि दोनों से क्या करता है? बालक जो है वह सीखता है, अधिगम करता है। चलिए अब देखेंगे तीसरा अधिगम के प्रकार, जिसे हम संकल्पनात्मक अधिगम कहते हैं। चलिए, संकल्पनात्मक अधिगम यानी कि कल्पना से जो अधिगम है वो किशोरावस्था के बच्चों में प्रारंभ हो जाती है या अधिक करते हैं बच्चे। ठीक है, देखिए बच्चा कल्पना करके क्या करता है? सीखता है। ठीक है, सूक्ष्म विधि से सीखता है, यानी कि नियम से बंधित जो प्रश्न है उसको क्या करता है? बनाता है। बच्चा कल्पना करता है, उसके बारे में सोचता विचारता है। तो ये क्या हो गया? उसके संकल्पनात्मक अधिगम के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, चलिए तो ये थे हमारे अधिगम के प्रकार। अब हम देखने वाले हैं अधिगम का वक्र। चलिए, अधिगम का वक्र, जिसे कर्व ऑफ लर्निंग कहते हैं इंग्लिश में, स्किनर ने एक कथन कहा है अधिगम के वक्र के से संबंधित। अधिगम का वक्र किसी दी गई उन्नति एवं अवनति का क्या है? ब्यौरा है। ब्यौरा यानी कि उस चित्र को दर्शाता है ना, अधिगम की उन्नति और अवनति के। चलिए, इसकी परिभाषा है अधिगम की मात्रा एवं अधिगम में लगने वाले समय की परस्पर बंधन को रेखांकित करने वाली वक्र को हम क्या कहते हैं? अधिगम वक्र कहते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है? अधिगम की जो जैसे जैसे हमें समय लग रहा है, जैसे कि 1 साल में बच्चा जो है वह कितना सीखा है ना, तो जितना सीखेगा वो उसकी क्या हो जाएगी? अधिगम की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि 1 साल का बच्चा जो है वो इतना ही सीख पाया, है ना। दूसरे साल में वही बच्चा जो है वह फिर से इतना सीख पाया, यानी कि उसके सीखने के में जो लगे समय है और सीखने की जो मात्रा है ना, उस पर अगर हम एक रेखा खींचेंगे तो वही रेखा क्या कहलाएगी? अधिगम वक्र कहलाएगी। ठीक है, चलिए तो अधिगम वक्र के कितने प्रकार होते हैं? तो सबसे पहले जानेंगे अधिगम वक्र जो है वह 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रकार है सरल रेखीय अधिगम। ठीक है, सरल रेखीय अधिगम, लीनियर लर्निंग कर्व। देखिए, लीनियर लर्निंग कर्व में होता क्या है? इसमें बालक प्रारंभ से अंत तक, ठीक है, यानी कि जब से बच्चा जो है, मतलब कि किसी बच्चे का अगर हम अधिगम वक्र बना रहे हैं, ठीक है, तो उस बच्चे के प्रारंभ से लेकर जब तक हम अंत तक के बना रहे हैं उसके, तो वहाँ तक का अधिगम क्या होगा? जो भी समय है, जैसे 1 साल में उसका अधिगम है, फिर दूसरे साल में उसका अधिगम है, फिर तीसरे साल में उसका अधिगम है, तो ये क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए।
ठीक है। इसमें इसमें बालक प्रारंभ से अंत तक एक समान गति से आगे बढ़ता है। ठीक है, यानी कि अधिगम की मात्रा और अधिगम में लगे समय दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए, जैसे कि चित्र में दिया हुआ है, मान लीजिए कि t1 एक समय है जिस पर अधिगम क्या हुआ है, a1 हुआ है, फिर t2 समय में a2 अधिगम हुआ, फिर t3 समय में a3 अधिगम हुआ, t4 समय में a4 अधिगम हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसके अधिगम जो है वह क्या है, समान है। तो समान है इसलिए हम क्या कहेंगे, वह सरल रेखीय अधिगम में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए, दूसरा अधिगम के प्रकार है उन्नतोदर या घटता वक्र। ठीक है, उन्नतोदर या फिर इसी को हम बोलते हैं घटता वक्र, डिमिनिश्ड लर्निंग कर्व। चलिए, जो डिमिनिश्ड लर्निंग कर्व क्या है, इसमें बच्चा प्रारंभ में तीव्र गति से सीखता है, फिर बाद में क्या हो जाती है, उसके सीखने की गति जो है वह मंद हो जाती है। यानी कि प्रारंभ में बच्चा जो है वह जल्दी सीखता है, फिर क्या हो जाता है, उसके सीखने की गति जो है वह कुछ समय बाद मंद हो जाती है। ठीक है, इसे नकारात्मक वक्र भी कहते हैं, यानी कि नकारात्मक अधिगम या नकारात्मक वक्र भी कहा जा सकता है, इसे घटता वक्र भी कहते हैं। ठीक है, देखिए प्रारंभ में क्या होता है, समय कम लगता है और अधिगम ज़्यादा होता है। जैसे कि ये हो गया उसके प्रारंभ में, है ना। तो प्रारंभ में क्या हुआ, उसके समय में जो अधिगम है वो ज़्यादा है ना। फिर क्या हुआ, एक समय बाद उसका जो अधिगम है वो घटता चला गया। ठीक है, इसी प्रकार तो क्या हो गया, बाद में क्या होता है, समय ज़्यादा लगता है और अधिगम जो है वह कम होते होते कम होते जाता है। ठीक है, चलिए, तीसरा प्रकार है नतोदर वक्र। देखिए, नतोदर वक्र जिसे बढ़ता वक्र भी कहते हैं, इंक्रीजिंग लर्निंग कर्व। देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा प्रारंभ में मंद गति से सीखता है, फिर बाद में सीखने की गति क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। पहले क्या होता है, बच्चे जो है वह मंद गति से सीखता जाता है, फिर बाद में क्या हो जाता है, उसकी गति जो है वह तीव्र हो जाती है। इसे सकारात्मक अधिगम वक्र कह सकते हैं। ठीक है, बढ़ता वक्र कहा जाता है। देखिए, इसमें क्या होता है, जैसे कि ये समय है, इस समय में केवल अधिगम थोड़ा सा ही हुआ, फिर दूसरे समय में अधिगम थोड़ा सा हुआ, फिर तीसरे समय में थोड़ा ज़्यादा हुआ, फिर चौथे समय में और ज़्यादा हुआ, फिर एक समय में क्या हुआ, अधिगम जो है वह पूरी तरीके से बढ़ गया, है ना। तो इस प्रकार कहा गया है कि प्रारंभ में समय ज़्यादा लगता है लेकिन अधिगम क्या होता है, इसमें कम होता है। फिर बाद में क्या होता है, समय जो है वह कम लगता है और अधिगम क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, चलिए, अब देखते हैं चौथा चौथा प्रकार है सर्पिल या एस टाइप वक्र। देखिए, सर्पिल या एस टाइप वक्र क्या होता है, इसमें कभी नतोदर वक्र मिलता है तो कभी, सॉरी, पहले उन्नतोदर वक्र या फिर नतोदर वक्र, यानी कि कोई भी वक्र जो है वह पहले मिल सकता है। यानी कि इसमें क्या होता है, बच्चा बच्चा जो कुछ भी सीख रहा है उसके सीखने की गति जो है वह कभी अधिक हो जाती है तो कभी मंद हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है। ठीक है, इसी वक्र को हम क्या कहते हैं, सर्पिल वक्र, एस टाइप वक्र या मिश्रित वक्र कहते हैं। ठीक है, इसमें बच्चा जो है वह कभी मंद गति से तो कभी उच्च गति से, फिर मंद गति से, फिर उच्च गति से, इस प्रकार से क्या होता है, वह पूरे जीवन काल सीखते हुए जाता है। ठीक है, जैसे कि इसमें देखेंगे ओ से लेकर के ए तक में जो वक्र है वो क्या है, उन्नतोदर वक्र है। फिर ए से लेकर के बी तक के जो वक्र दिखाए गए हैं उसमें क्या हो रहा है, बच्चा जो है वह नतोदर वक्र से है। फिर क्या हो जा रहा है, यहाँ पर बी से सी में उन्नतोदर वक्र, फिर सी से डी में क्या हो रहा है, तो सी से डी में फिर से क्या है, नतोदर वक्र दिखाई दे रहा है ना। तो इस प्रकार से बच्चे का क्या होता है, अधिगम होता है। चलिए, अब देखते हैं एक और पॉइंट है, अधिगम का पठार। देखिए, अधिगम का पठार
अधिगम का पठार या अधिगम का रुक जाना भी कहते हैं इसे, ठीक है। अधिगम का पठार, पठार यानी कि आप लोग देखे ही होंगे, है ना। पठार क्या होता है, एक समतल सपाट मैदान होता है ना, ठीक। देखिए पठार का अर्थ है सपाट स्थल या सपाट मैदान से है, ठीक है। परिभाषा क्या है, जब सीखने की उन्नति एक समय बाद रुक जाती है, अर्थात जैसे कोई बालक है वो सीख रहा है, फिर एक समय क्या हो जाता है, उसका वक्त जो सीखने की गति है वो एकदम से रुक जाती है, ठीक है। मान लो कि बच्चा 1 साल तक ऐसे पढ़ते पढ़ते गया, फिर 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए नहीं, मान के चलो कि 1 साल के लिए उसका जो अधिगम है वो पुनः रुक गया, है ना। रुक गया है, फिर क्या हुआ, फिर तीसरे साल में फिर उसका क्या हो गया, अधिगम जो है वह बढ़ने लगा, ठीक है। तो इस प्रकार के जो ये वाला जो हिस्सा मिला हमें, ठीक है, इसी हिस्से को हम क्या कहेंगे, अधिगम का पठार कहेंगे। चलिए ये देखिए चित्र में दिया हुआ, पहले अधिगम जो है वह बढ़ते हुए गया, फिर क्या हुआ, अधिगम जो है वह किसी कारणवश रुक गया, फिर क्या हुआ, अचानक से बढ़ना शुरू हो गया। मान लो कि यह 1 साल का कार्य है तो 1 साल उसका अधिगम हुआ, फिर दूसरे साल में उसका अधिगम जो है वह रुक गया, तो इसी रुके हुए को हम क्या कहेंगे, अधिगम का पठार। फिर अधिगम क्या हो जाता है, पुनः बढ़ने लगता है। यानी कि यह एक क्या है, अधिगम का जो पठार है वो स्थायी नहीं रहता है ना। बच्चा स्थायी रूप से नहीं रुक सकता अधिगम में, वह कुछ समय के लिए ही क्या हो सकता है, रुक सकता है। जैसे कि बीमार पड़ने पर क्या हो जाता है, अधिगम रुक जाती है, अधिगम का पठार वक्र बन जाता है, ठीक है। चलिए अधिगम के पठार या रुक जाने के कारण क्या है, तो कारण देख लेते हैं। जैसे कि मनोशारीरिक सीमा, यानी कि शारीरिक थकान, सिर दर्द, चोट लगना, कार्य की जटिलता, स्वास्थ्य आदि कारणों से क्या होती है, अधिगम जो है वह रुक जाती है। अगला है सीखने की अनुचित विधि, यानी कि अगर किसी बच्चे को सिखा रहे हैं, जो छोटा बच्चा है ना, उसको सीखने के लिए जो कुछ दिया गया है, अगर वह उसके लिए उपयोगी नहीं है, उचित ही नहीं है ना, उसके लेवल का नहीं है, उससे अधिक लेवल का है, तो वह नहीं सीख पाएगा, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, उसका अधिगम जो है वह रुक जाएगा, ठीक है। तीसरा है परिपक्वता का अभाव, वही है परिपक्वता नहीं है बच्चे में, और उसको जबरन ही हम क्या कर रहे हैं, जैसे पहली क्लास के बच्चे को 5वीं क्लास के बच्चे का ज्ञान दे रहे हैं, तो वो थोड़ी सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा, है ना। तो उस समय उसका क्या हो जाएगा, अधिगम का पठार वक्र बनेगा, ठीक है। ज्ञान का अभाव होना, रुचि का अभाव, आलसीपन, उत्साहहीनता, निराशा, इन सभी कारणों से क्या होता है, अधिगम का जो अधिगम है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है, पठार बन जाता है, ठीक है। चौथा है प्रेरणा की कमी, प्रेरणा की कमी से भी क्या होता है, अधिगम जो है वह रुक जाता है। चलिए अगला है आवश्यकता के अनुरूप ना होना, ठीक है। वही है आवश्यकता, यानी लेवल से लेवल का ही नहीं दिया गया है, या उसके उपयोग का ही नहीं है, उसको सिखा रहे हैं वो उसका सीखने का मन ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अधिगम जो है वह रुक जाएगा, ठीक है। अभ्यास का अभाव, कभी कभी बच्चा जो है वह किसी वस्तु को सीखा हुआ है, सीख रहा है और अभ्यास नहीं कर रहा है, तब भी क्या हो जाता है, अधिगम का पठार बन जाता है। फिर अभ्यास करता है, फिर क्या हो जाता है, उस विषय वस्तु में उसमें अधिगम आना शुरू हो जाता है। तो ये थे हमारे अधिगम के बारे में, अधिगम की विशेषताएं, अधिगम के प्रकार, अधिगम के पठार, ठीक है। इन सभी को हमने देख लिया। अब हम देखने वाले हैं कल अधिगम के स्थानांतरण के बारे में।